नमस्कार गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए जद्दोजहद में लगी हुई है। इसके लिए मिशन 2023 को लेकर के मंथन शुरू हो गया है। कांग्रेस अगले चुनाव में 75 सीटों के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। विधायकों को कामकाज में सुधार लाने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों पर भी कांग्रेस का फोकस है। अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम 17 सितंबर से हारी हुई विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे। तो वहीं कांग्रेस के लक्ष्य पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस जीती हुई सीटों को बचाने में अभी असफल साबित होगी, जबकि भाजपा के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि राज्य में भाजपा की कोई संभावना नहीं है। तो आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है बीजेपी और कांग्रेस का। हुए उनके जो सीट है, आज कांग्रेस उनको बचाने में असफल होगी। जिस प्रकार से लगातार सरकार ने वादा खिलाफी किया है, लगातार असत्य बोलने का काम किया है और प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध, लूट की घटना, आए दिन अनाचार की घटना, अवैध तस्करी, और इसके साथ में मुख्य है कि जिस प्रकार से घोषणा पत्र जारी किया गया उस समय कांग्रेस के प्रभारी साथ में थे, क्रियान्वयन नहीं होना, और जनता ने देख लिया है कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। तो जो कांग्रेस की सीट नहीं है वहां दौरे करने की बात तो अलग है, लेकिन जो उनके जीते हुए सीट है उसको भी बचाने में कांग्रेस सफल नहीं होगी। और आने वाले 2023 में आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार भी जाएगी, उनके जीते हुए सीट भी जाएगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कोई संभावना नहीं है। यहाँ सारी संभावनाएं उनकी समाप्त हो गई है और यहाँ पर सरकार जो काम कर रही है उससे लोग खुश हैं। यहाँ के किसान खास करके, जिनकी संख्या 80% से ज्यादा है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसानों को फायदा और उनकी उपज का राशि मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। इनके सारे ऑप्शंस समाप्त होते हुए दिख रहे हैं, इसलिए बहुत विचलित है। तो अगले चुनाव में 75 सीटों का लक्ष्य कांग्रेस ने निर्धारित किया है। हारी हुई विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस फोकस करने जा रही है। प्रदेश प्रभारी और पीसीसी चीफ दौरा करेंगे और उन हारी हुई विधानसभा सीटों पर जाकर के फीडबैक लेंगे। छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो कांग्रेस है वो बहुमत में है। कांग्रेस के पास 71 विधानसभा सीटें हैं। मिशन 2023 पर कांग्रेस का फोकस है। कांग्रेस जाहिर सी बात है कि सत्ता में बने रहना चाहती है और इसके लिए 90 में से 75 सीटें हथियाने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ हारी हुई सीटों को भी कांग्रेस तरजीह दे रही है। अब ग्राउंड में प्रदेश प्रभारी और पीसीसी चीफ एक साथ उतरेंगे और 17 सितंबर से हारी हुई सीटों का दौरा करेंगे। बात की जाए हारी हुई सीटों की, तो इन सीटों में बलौदाबाजार, भाटापारा, मुंगेली, जांजगीर और बिलासपुर जैसे जिले शामिल हैं, जहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। 5 दिन के दौरे पर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया रहेंगे। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मणि वैष्णव जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे उमेश घोरमोड़े जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे लखन चौधरी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा उमेश घोरमोड़े जी से। घोरमोड़े जी, कांग्रेस के मिशन 75 पर क्या कहेंगे? कांग्रेस हारी हुई सीटों पर फोकस कर रही है और उनका कहना यह है कि अगले विधानसभा चुनाव में 75 सीटें हासिल करेंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिवांशु जी, कांग्रेस इस बात को बेहतर तरीके से समझ ले कि काठ की आंधी बार बार नहीं चढ़ती है। अर्थात बार बार वही वादे जिनको इन्होंने पूरा नहीं किया, वो वादे बार बार नहीं चलेंगे। और जिस प्रकार से अभी ये हारी हुई सीटों के दौरे का विषय है, इससे पूर्व भी अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात करें जी, तो लगातार भेंट मुलाकात और भेंट मुलाकात के माध्यम से लगातार विभिन्न जिलों का दौरा, और उस दौरे में से निकल करके क्या आया, जिस प्रकार से एक इवेंट मैनेजमेंट से ज्यादा जनता के बीच में उस भेंट मुलाकात की कहीं कोई छवि नहीं बनी। यहां तक कि उस भेंट मुलाकात में तरह तरह की चीजें भी निकल करके सामने आई
और कुल मिलाकर के उस भेंट मुलाकात का जो इंटरनल रिपोर्ट है मुख्यमंत्री जी का या फिर कांग्रेस का, वो निकल करके यहां आया, क्योंकि इस प्रदेश के एक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब ने कहा था कि यदि जनता से किए हुए वादे हमने पूरे नहीं किए तो हम जनता को मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं होंगे, और कमोबेश वही स्थिति निकल करके आ रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात के माध्यम से जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना इंटरनल आकलन कर लिया है कि इन तमाम सीटों के अंदर में हमने वादा पूरा किया नहीं, वादा खिलाफी की है, प्रदेश में अराजकता का वातावरण है, अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, और किसान से लेकर के युवा से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के तमाम वर्ग परेशान है, और लगातार मुख्यमंत्री जी से वहां पर सवाल किए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को समझ में आ गया कि भैया अब तो इन सीटों पर जीतना संभव नहीं है। तो इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर मुझको लगता है कि फिर से पीएल पुनिया साहब को, जो 18 और 18 के पहले इस प्रदेश के अंदर में घूम रहे थे, उनको मोहन मरकाम जी के साथ जिम्मेदारी दी गई है कि जो 71 सीटें हैं जहां पर हमारे विधायक हैं, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी का भी पिछले दिनों जिक्र आया था, टीएस सिंहदेव साहब ने किया था, जो कि कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ने का काम उसने किया था, जिसके बाद भेंट मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री जी निकले थे। अब उस भ्रम को तोड़ने के लिए उम्मीद तलाशते हुए ये निकल रहे हैं उन सीटों पर जिन पर इनकी पराजय हुई है, कि उसको हम टटोल ले, वहां पर क्या स्थिति है, वहां से क्या उम्मीद बनती है, और हम आगे जाकर के किस प्रकार से अपने विधायकों को जिता पाएंगे या सरकार बनाने की स्थिति में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, उसको टटोलने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन पूरे प्रदेश का जो वातावरण है और जो एक प्रकार से परसेप्शन बन गया है कि ये मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं है, तो आज तो ये अभी शुरुआत करने जा रहे हैं। जब इनकी यात्रा संपन्न होगी तो निश्चित तौर पे यही बात निकल करके आएगी कि विरोधाभास निकल करके आया है, जनता ने स्वीकार नहीं किया, इनकी वादा खिलाफियों को याद दिलाया, जो झूठे वादे किए थे, जो वादे पूरे नहीं हुए, उनको लेकर के मोहन मरकाम जी को और उमेश जी, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, और मुख्यमंत्री जी तो जवाब देते देते थक गए, इसलिए इनको भेज रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं पहले प्रतिक्रिया ले लेता हूं मणि वैष्णव जी से। मणि वैष्णव जी, प्रतिक्रिया दीजिए, क्या कहेंगे उमेश जी की बात पर? दिव्यांशु जी, जिसे काठ की हांडी बता रहे हैं, असल में वो ठोस लोहे की हांडी है, और लोहे की हांडी में पका हुआ खाना बेहद स्वास्थ्यवर्धक होता है, और वैसे ही जनता, यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक साबित हुआ है। मैं आपको बता दूं, 15 साल छत्तीसगढ़ में भाजपा का राज रहा, लगातार कमीशन खोरी, घोटाला, भ्रष्टाचार, ये कांड, वो कांड, गर्भाशय कांड, अखफोड़वा कांड। अरे मैं आपको बता दूं कि कोरोना महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में ऑक्सीजन कमी हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की नीतियों के कारण, उनकी जो प्रयासों के कारण कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं, वही 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उस दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 5 डूबे हुए बच्चों की मौत हो गई थी ऑक्सीजन की कमी के कारण, जबकि कोरोना महामारी में छत्तीसगढ़ में कोई समस्या नहीं हुई। तो जब हम इतने बड़े महामारी में संभाल सकते हैं तो हम हमेशा संभाल सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, जो कमीशन खोरी है, उससे तंग आकर ही तो इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें दिया है, और लगातार हम काम कर रहे हैं। इस प्रदेश में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, एक भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए प्रदेश की सरकार ने काम नहीं किया है, और कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जो संतुष्ट है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 80% जनता छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के साथ है और लगातार हमें आशीर्वाद दे रही है। और इसी कामों का जो फल है, हमें 4 उपचुनाव में मिला, नगरीय निकाय चुनाव मिला, पंचायत चुनाव मिला, और आने वाले चुनाव में भी हमें जनता विजयश्री दिलवाएगी, इसका पूरे हमें विश्वास है। और जहां तक बात है दौरे की, तो जहां जहां देखिए, जिन सीटों में हमारी हार हुई है, उसमें से ज्यादातर सीटें ऐसी है जहां 2000, 5000 ऐसे कम मतों से हमारी हार हुई है। तो उनकी समीक्षा करने के लिए वहां सरकार के काम, जो नीतियां हैं, वो पहुंच रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए, और लगातार वहां की जनता से मिलने के लिए जो हमारे प्रभारी हैं वो दौरा कार्यक्रम रखे हैं और दौरा करेंगे, और बहुत जल्द जो है वो पता करेंगे कि क्या कमियां थी जिसके कारण वहां हार हुई है। मणि जी, यहां पर एक बात यह भी आती है कि बीजेपी बार बार ये कहती है कि वादा खिलाफी की बात करती है कि भाई जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी वादा खिलाफ पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ की जनता को अच्छी तरह पता है। इन्होंने 300 रुपए बोनस की बात की थी, नहीं दिया।
2100 रुपए समर्थन मूल्य की बात की थी, नहीं दिया। गाय की बात की थी, गाय देने की, नहीं दिया। कई सारी ऐसी घोषणाएं की इन्होंने जो इन्होंने पूरी नहीं की। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, हमने 36 वादे किए थे अपने जन घोषणा पत्र में, और उसमें से लगभग 29 से 30 वादे हम पूरे कर चुके हैं सिर्फ इतने ही समय में। और आगे भी हमारे पास अभी कार्यकाल बचा हुआ है, और बाकी जो बचे हैं उसमें पूरे हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी जो वादा खिलाफ पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। उसे दूसरे को वादा खिलाफ बोलने चलिए, कोई ठीक अधिकार है, नहीं है। ठीक है, हम तो लगातार काम कर रहे हैं। हमने जो कहा वो किया। हमने कर्ज माफी की बात की, कर्ज माफी कर दी। हमने 2500 समर्थन मूल्य की बात की थी, कर दी। हमने चिट फंड कंपनियों से पैसा वसूल के जनता को वापस दिलाने की बात की थी, कर दिया। तो लगातार हम तो काम कर ही रहे हैं। तो वादा किया आप कौन है, वो जनता अच्छी तरह समझती है। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। बताइए उमेश जी, वादा खिलाफी की बात आप करते हैं कि वादा खिलाफी कौन कौन से वो वादे हैं जो आपको लगता है कि पूरे नहीं हुए हैं? देखिए, मुझको तो बड़ा आश्चर्य होता है। मुख्यमंत्री जी वादा पूरा करने का आंकड़ा सदन में कुछ और देते हैं, इनके प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी कुछ और कहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जब टीवी डिबेट में बैठते हैं तो मुझको तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जितने वादे कांग्रेस ने किए नहीं है, किसी दिन उससे भी ज्यादा वादा पूरा करने का अगर दावा कर दें तो कोई अतिशयोक्ति यहां पर नहीं होगी। और जिस प्रकार से इनके वादे की अगर हम बात करें तो मैं तो सबसे पहले इनसे पूछना चाहता हूं कि भैया, आप तमाम वर्गों को संतुष्ट करने की बात करते हैं, 80% से अधिक वर्गों को आप संतुष्ट करने की बात करते हैं, फिर क्यों आपके सरकार के मंत्री पंचायत विभाग छोड़ करके ये कहते हुए चले जाते हैं कि इस प्रदेश की सरकार ने गरीबों के साथ अन्याय किया है, गरीबों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर मिला था उस पर डाका डालने का काम किया है। सीधा संदेश जाता है इस प्रकार से। मणि जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। उमेश को अपनी बात पूरी करने दीजिए। गरीबों के साथ अन्याय किया, ये बात तो कहीं की नहीं उन्होंने। देखिए, अब ये पोल खुलेगी तो बीच में बोलेंगे वाली बात नहीं। इन्होंने बिल आधा करने की बात कही। मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। क्यों परेशान हो रहे हैं जी? इतना क्यों? उधर भूपेश बघेल जी परेशान हो गए बाकी जिलों के अंदर में, अब पीएल पुनिया साहब को भेज रहे हैं, मोहन मरकाम जी को भेज रहे हैं। यहां पर आप वादा पूरा करने का अलग दावा करके आप यहां परेशान हो रहे हैं। जनता उधर परेशान है। 2-2 बार 3-3 बार बिजली बिल में वृद्धि कर दी है। आपने हाफ का वादा किया था, बिजली बिल में आप वृद्धि कर रहे हो। युवा उधर परेशान है, रोजगार का आप दावा कर रहे थे, लगातार आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भैया हमने इतनी नौकरी दी, उतनी नौकरी दी। सदन में उनकी पोल खुल गई। युवा जब हल्ला बोला मुख्यमंत्री निवास में भाजपा का झंडा फहराया तो आप घबरा गए, भयभीत हो गए। आज तमाम वर्ग आपसे परेशान है और आप कह रहे हैं कि हमने वादा पूरा कर दिया है। अरे तो आप जाइए ना, आप जाइए तमाम क्षेत्रों के अंदर में, जनता आपको जवाब देने तैयार बैठी है। युवा रोजगार का हिसाब पूछ रहा है, अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण का हिसाब पूछ रहे हैं, कर्मचारी डीए का हिसाब पूछ रहे हैं। तमाम जो वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, वो परेशान है, आंदोलनरत है, हड़ताल पर है, वो अपना हिसाब। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही उमेश जी, ये बात आपने सही कही कि पिछले वो अपना हिसाब पूछ रहे हैं। पिछले कुछ समय में हमने ये चीज देखी। किसान रकबा कटौती से परेशान रहे हैं, किसान अपना हिसाब पूछ रहे हैं। धान खरीदी में पूरा कर लूं, धान खरीदे में हर साल बारदाने की कमी हो रही है, पिछले 3 साल से लगातार बारदाने की कमी हो रही है, किसान परेशान है। खाद बिजली लगातार उजागर होती है। मतलब उमेश जी ये कहना चाहते हैं कि चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, सभी परेशान है। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस आता हूँ। चर्चा में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, लखन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक सवाल लखन जी से करना चाहूंगा, मैं एक सवाल लखन जी से कर लेता हूं, मैं आपके पास वापस आता हूं। लखन जी, ये जो कवायद अब शुरू की है कांग्रेस ने, कांग्रेस का कहना है कि हम 75 सीटों को जीतने पर फोकस रखेंगे, और जो हारी हुई सीटें हैं जिनमें अगर प्रमुख रूप से बात की जाए, जो जिले हैं जिनमें बलौदाबाजार, भाटापारा, मुंगेली, जांजगीर चांपा और बिलासपुर ये जिले आते हैं, इन सीटों पर फोकस करेंगे, यानी इन जिलों पर फोकस करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 75 सीटें ला पाएगी? लखन जी। देखिए, बिल्कुल अभी तो कांग्रेस का हौसला बुलंद है, और जिस तरह से बुलंदी में चल रही है कांग्रेस, तो स्वाभाविक है कि देखिए, राजनीति में बिस्मार्क ने कहा था कि राजनीति जो होती है वो संभावनाओं का खेल होती है जी। और हमेशा जो संभावनाएं होती हैं उनको लेकर राजनीतिक दल जो है वो कयास लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं और उस हिसाब से पासा भी फेंकते हैं।
और भले ही उनकी स्थिति बेहद कमजोर हो, लेकिन उसके बावजूद भी जनता और मीडिया के सामने इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि वो बेहद मजबूत स्थिति में है। तो कांग्रेस तो वैसे भी मजबूत स्थिति में है, 71 है उसके पास, तो उसको मुझे लगता है कि 75 का टारगेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। और 4 साल का जो उनका काम काज है, लगभग 4 साल पूरा हो चुका है, 1 साल बचा है, तो 1 साल में जो बचे खुचे वादे हैं उनको पूरा करेगी। तो कांग्रेस तो वैसे भी बेहद मजबूत स्थिति में है। दिव्यांशु जी, सवाल यहां पर भाजपा का है कि भाजपा भी कितना टारगेट लेके चल रही है, क्योंकि भाजपा जितना टारगेट लेके चलेगी उतना कांग्रेस के टारगेट में कमी आएगी, ये महत्वपूर्ण बात है। और अंदरूनी खबरें जिस तरह से आ रही है पिछले 4-6 महीने से, भाजपा जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो रही है, जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से लेकर आरएसएस के दौरे जिस तरह से हो रहे हैं, तो भाजपा तो बहुत ही आक्रामक स्थिति में है और बहुत सक्रिय है। और खबर तो ये भी है कि 40 का टारगेट जो है @40 आप कह सकते हैं कि भाजपा इस टारगेट को लेकर आगे बढ़ रही है। तो भाजपा यदि 40 का टारगेट लेकर बढ़ रही है तो कांग्रेस के पास टारगेट फिर जो है 75 का कहां से बचता है। तो कांग्रेस की सीटें तो देखिए इस बार कितना भी कोशिश करें सीटें तो कम होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस समय राज्य में देखिए, मैं निष्पक्ष रूप से कहूंगा कि कई सारे जो मुद्दे हैं वो बेहद जो है आक्रामक ढंग से जनता के सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा सड़क का है। सड़कों की स्थिति पूरे प्रदेश में इतनी खराब है, इतनी बदतर स्थिति है कि जिसके बारे में जनता जो है परेशान हो गई है। फिर उसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। शिक्षा का अभी रिपोर्ट आया है 2 दिन पहले कि शिक्षा में, उच्च शिक्षा में नीचे से तीसरे पायदान पर है छत्तीसगढ़। तो ये इस तरह के जो मुद्दे हैं वो भाजपा के लिए जो है लाभदायक साबित होंगे और कांग्रेस के लिए ये कहीं ना कहीं जो है परेशानी पैदा करेंगे। बिल्कुल परेशानी पैदा कर सकते हैं। लगातार बढ़ रहा है, शराबबंदी का मुद्दा अभी भी जो एजेंडा है वो छाया हुआ है। तो इन सब चीजों को लेकर जो है कांग्रेस जो है, ठीक है कि कांग्रेस के पास अभी 1 साल का समय है उसको सचेत होने के लिए, संभलने के लिए, लेकिन भाजपा जिस तरह से आक्रामक ढंग से आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस के लिए तो मुसीबतें खड़ी होती दिख रही हैं। बिल्कुल कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी होती दिख रही है, ये बहुत बड़ी बात कही है आपने लखन जी, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है आपने, कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी होती दिख रही है। चलिए मणि वैष्णव जी क्या कहेंगे इस पर? सड़क का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शराबबंदी का मुद्दा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुद्दे आप पर भारी पड़ जाएं 23 में। पार्टी की देखिए, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में कोई संभावना ही नहीं है। इनके पास जो 14 सीटें थी उसको बचाने का इनको प्रयास करना चाहिए। वो कहीं 5 ना हो जाए, कहीं 4 ना हो जाए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है और लगातार शोर मचा रही है। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने इतना झेला है भारतीय जनता पार्टी की कुशासन को 15 साल में, कि सवाल ही नहीं उठता कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा छत्तीसगढ़ की जनता चुन ले। इनके आखिरी के जो 3 साल थे, कार्यकाल थे, उसी में 1800 किसानों ने आत्महत्या की थी। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी के बाद, 2500 समर्थन मूल्य देने के बाद, राजीव गांधी न्याय योजना के बाद, गोबर खरीदी के बाद से एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की है कृषि कारणों से। कोई और कारण हो सकते, कृषि कारणों से एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की है। इनके समय में तो कर्ज के कारण किसान आत्महत्या किया करते थे। और मैं भी बात बता दूं, उमेश घोरमोड़ो जी अभी कह रहे थे कि बिजली बिल जो है वो बढ़ता जा रहा है। अरे भैया, बिजली बिल कैसे नहीं बढ़ेगा? आपकी केंद्र सरकार दबाव बना रही है कि 10% कोयला जो है आप इनके मित्र जो उद्योगपति मित्र हैं उनके जरिए विदेशों से लाए। 10% पर ये कोयला जो है उनका अपनी बात पूरी करने दीजिए। अधिक लोग उमेश जी आपसे आग्रह करूंगा शांत हो जाइए, उनका अपनी बात पूरी करने दीजिए। बलात्कार की घटनाएं हो गई है, 3000 से अधिक हत्या के मामले यहाँ पर दर्ज हो गए हैं। उमेश जी एक मिनट रुक जाइए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरे भैया, केंद्र सरकार, मैं आपको बता दूं कि देश में ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे जी। अरे भैया समझिए थोड़ा, 8% बेरोजगारी दर है प्रदेश में, देश में, और छत्तीसगढ़ में केवल 0.4% बेरोजगारी दर है। तो आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि आ रहा हूं। अरे भैया, आप पहले राष्ट्रीय स्तर पर देखिए कि बेरोजगारी की क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ में तो बेरोजगारी दर बहुत कम है, बहुत कम, और यहाँ हर वर्ग के लिए काम हो रहा है, कोई भी वर्ग नाराज नहीं है। और मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में कोई संभावना नहीं है। मणि जी एक बात बताइए, आपने अभी कहा कि कोई भी वर्ग नाराज नहीं है, तो ये कौन सा वर्ग है जो कर्मचारियों का एक वर्ग है जो बार बार खड़ा हो जाता है आंदोलन करने के लिए, धरने पे बैठ जाता है, प्रदर्शन करने लगता है? आपने कहा कि कोई भी वर्ग नाराज नहीं है, सब खुश हैं, सब बढ़िया है, सब चंगासी। बार बार ऐसा क्यों होता है कि कर्मचारी आंदोलन करने लगते हैं? सीधा जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल, देखिए चुनाव आने वाले हैं और
स्वाभाविक सी बात है कि कई लोगों की इच्छाएं होती है, कई मांगे होती हैं, तो उनको पूरा करने के लिए वो सरकार से बात करने का प्रयास करते हैं। और सीधी सी बात है कि जो जिम्मेदार आदमी होगा, जिसके बारे में पता होगा कि हाँ भाई ये लोग मांगों को पूरा करते हैं, लोग बातों को सुनते हैं, आदमी उसी से मांग करेगा। तो इस कारण छत्तीसगढ़ की जनता मांग कर रही है और उनकी मांगे पूरी भी होती है। जो जायज मांगे होती है वो पूरी होती है और जो जायज मांगे नहीं होती उन पर विचार होता है। तो सीधी सी बात है कि कुछ असंतुष्ट वर्ग हमेशा लोकतंत्र में रहता है और कांग्रेस असहमति का सम्मान करती है, लोगों की बातों को सुनती है और ऐसा वर्ग बहुत कम है छत्तीसगढ़ में। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से देश में हाल है उसके मुकाबले तो बहुत कम है। छत्तीसगढ़ में बहुत कम लोग हैं जो असंतुष्ट है। केवल चुनावी वर्ष है, इस कारण जनता अपनी मांगे सरकार के सामने रख रही है और उस पर विचार भी किया जा रहा है। चलिए, ये तो वर्ग की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं जो मूलभूत एक सुविधा जिसको कहा जाता है सड़क की ओर इशारा किया था। मैं आपके पास आ रहा हूं, एक आखिरी सवाल कर लेता हूं उनसे। सड़क की बात मैं पूछना चाह रहा था कि जो अभी लखन चौधरी जी ने कहा कि सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा बदतर है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सड़क का ही मुद्दा हावी हो जाए 2023 में? क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया है कि बरसात के बाद सड़कों का जो है उन्नयन शुरू हो जाएगा, सड़कों का काम शुरू हो जाएगा और मतलब हमारे पास बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं आप? सड़कों का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी भी ने कहा है और मैं भी आश्वस्त कर रहा हूं। बारिश में सड़कों का काम नहीं होता है, बारिश जैसे ही बंद हो जाए उसके बाद सड़कों का काम शुरू हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है। ठीक है, चलिए ठीक है। उमेश जी क्या कहेंगे? दिव्यांशु जी, देखिए सड़क की बात कर रहे थे, बारिश का हवाला दे रहे थे और सड़क का निर्माण, अभी इन्होंने चुनाव का भी जिक्र किया। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी का बयान भी इसीलिए आया है क्योंकि 1 साल के बाद चुनाव है। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि बीते 3 साल 9 महीने में एक भी सड़क को निर्माण तो छोड़िए, उसको मेंटेन करने तक का प्रयास इस सरकार ने नहीं किया है, उस पर डामर की लेयर तक चढ़ाने का काम नहीं किया है। इसलिए पूरे प्रदेश की सड़कें 4 वर्षों के अंदर में जर्जर हो गई है और लोगों की तरफ से मांग आ रही है। सीधे मुख्यमंत्री को रास्ते में रोक करके कहा जा रहा है कि सड़क बनवा दीजिए, तब जाकर के मुख्यमंत्री जी का बयान निकल करके आता है। अभी ये वादे पूरे करने की बात कर रहे थे और जायज मांगों को पूरी करने का ये दावा कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये केवल आज चुनाव का विषय नहीं है, लगातार बीते 2.5-3 सालों से कर्मचारी वर्ग, तमाम वर्ग आंदोलनरत है, धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहा है। कितनी मांगों को आपने पूरा किया? और एक जायज मांग जिसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उस वक्त जब वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे उसको उन्होंने जायज ठहराया था। विद्यामितानों को शरबत पिला करके उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 10 दिन के अंदर आपको नियमित किया जाएगा। आज लगभग 4 साल हो चुके हैं। क्या मुख्यमंत्री जी अब उनकी मांगों को जायज नहीं मानते हैं? इस बात का जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता को देना चाहिए कि उनकी मांगों को क्यों पूरा नहीं किया गया। जो विद्युत संविदा कर्मी जो अपनी मांगों को लेकर के निकलते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास उनके पास समय नहीं होता मिलने के लिए। उन विद्युत संविदा कर्मियों को इस प्रदेश की पुलिस दौड़ा दौड़ा करके पीटती है, डंडे से सोटती है, अपने पैर के जूते से उन विद्युत संविदा कर्मियों के सर को कुचलने का काम खाकी वर्दी करती है कांग्रेस सरकार के नेताओं के इशारे पर, और ये कहते हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाता है। ये केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे बेरोजगारी दर को लेकर के। हमने कभी इनकार नहीं किया बेरोजगारी को लेकर के। अगर 8% या जो प्रतिशत आप बता रहे हैं अगर वो दर आ रही है तो हमने उसको छुपाने का काम नहीं किया है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में जब प्यून की भर्ती निकलती है, 90 पदों के लिए भर्ती निकलती है और ये कहते हैं कि भैया छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.7% है, 4% अगर आप कहते हैं तो फिर हम नहीं कहते हैं। सुनिए ना सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। तो 90 पदों के लिए 2,25,000 आवेदन कहां से आते हैं? और जो सीएमआई के आंकड़े का हवाला आप दे रहे हैं वो एक प्राइवेट एजेंसी है और मैं तो पूरी चुनौती देता हूं कि एक प्रकार बेरोजगारी। ठीक है, चलिए उमेश जी आपने एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ दिए हैं, मैं उसको सार गर्भित करके एक सवाल उनसे पूछ लेता हूं। ठीक है, मैं उत्तर ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं। लेकिन आप बीच में टोके जी ठीक है, अधिकार को रोकेंगे, प्रदेश को ठीक है, चलिए मणि वैष्णव जी मुझको अंतिम 10 सेकंड देंगे। जी बिल्कुल।
लीजिए। संगठन की बात यहां पर करना चाहूंगा। ये लगातार तमाम तरह के विषय यहां पर निकल करके आ गए। अब इनको दरअसल में ये तमाम सीटों में जाने की चिंता इसलिए भी है क्योंकि एक मंत्री इनका पंचायत विभाग छोड़ देते हैं। इनके विधायक दल की बैठक होती है, उसमें 7-7 विधायक नहीं पहुंचते हैं। अभी आदरणीय लखन जी विधायकों का हिसाब किताब बता रहे थे, अगर हमारे विधायक ज्यादा आते हैं तो कांग्रेस के विधायक कम होते हैं। इनके विधायक तो पहले ही कम हो रहे हैं साहब, इसका एहसास पीएल पुनिया साहब को हो गया है। पिछले दिनों जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें पंचायत मंत्री जी पहुंचते नहीं है, सदन में वो पहुंचते नहीं है, 7 विधायक नदारत रहते हैं। और जिस प्रकार से इनके विधायकों के खिलाफ नाराजगी है, इनके एक विधायक अमितेश शुक्ल के खिलाफ इतनी नाराजगी है कि इनके 4-4 महामंत्री इस्तीफा दे देते हैं, 200-200 कार्यकर्ता इस्तीफा दे देते हैं। ऐसी पूरे प्रदेश के अंदर में इनके एक मंत्री कलेक्टर के खिलाफ शिकायत करते हैं, पत्र लिखते हैं, मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं, उस मंत्री तक की नहीं बिल्कुल सुनी जाती बिल्कुल, है। ये भी एक विषय है जिस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आज वो विषय नहीं है। ठीक है, कांग्रेस से संभाले नहीं समझ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उमेश जी आपने बिल्कुल सही कहा, उमेश जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये बात भी आपकी सही है, इस पर चर्चा हो सकती है। की बात नहीं है, उनका चेहरा दागदार हो चुका है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है। अब समय की चूंकि हमारे पास कमी है, हमारे पास इतना ही समय था। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस विषय पर हमने चर्चा की है। 5 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया रहेंगे और कांग्रेस ने यह लक्ष्य तय किया है कि जो 75 सीटें हैं उन पर फतेह हासिल करनी है, और खास करके वो सीटें जिन पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, उन सीटों पर कांग्रेस फोकस करने वाली है। तो वहीं बीजेपी का कहना है, और सिर्फ कहना ही नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस जो जीती हुई सीटें भी हैं उनको भी हार जाएगी। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि 2023 का समीकरण क्या कुछ देखने को मिलता है। दोनों ही दल अपने अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।